जय हिंद। क्लास 10 सोशल साइंस का ये हैशटैग 3 वीडियो होने वाला है। और इससे पहले कि ऑलरेडी आप लोग का 2 वीडियो बन चुका है, हैशटैग 1 और हैशटैग 2। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और आप लोग ये चीज़ भी बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम जो रद्द हो चुका है हिंदी और विज्ञान का, ठीक है। तो इसमें आप लोग का हैशटैग का वीडियो आप लोग अगर 5 देखे होंगे, पाँचों सेट देखे होंगे दोनों का, हिंदी का भी और विज्ञान का भी, तो उसमें से कितना प्रश्न मैच किया था या फिर नहीं किया था, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, कमेंट वही स्टूडेंट कीजिएगा जो कि पूरा पांचों हैशटैग का वीडियो, मतलब मेरा जितने भी वीडियो अपलोडेड किया जाता है वो सारा देखे होंगे तब। और जो भी देखे होंगे पूरा वीडियो, उनका तो एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन क्या करे कि जो है वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो चुका है एग्जाम, तो फिर से जो है एग्जाम होगा, उसके लिए भी हम लोग जो है इसी प्रकार से तैयारी करेंगे। तो कंटिन्यू आप लोग जो है वो चैनल पे बने रहिए। और फिलहाल तो हम लोग जो है वो सोशल साइंस का यहाँ जो है हैशटैग 3 वीडियो देखने वाले हैं। और हैशटैग 1 और 2 लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप लोग को 95+ % अचीव करने के लिए जो है वो हैशटैग 1 से लेके 5 तक का वीडियो मिलेगा। टोटल हर सब्जेक्ट का हैशटैग 1 से 5 तक का वीडियो मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का, 2023 का, 2022 का, ठीक है। उसके बाद जो मिलेगा वो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर मिलेगा, जो कि जिसमें कि आप लोग का लगभग 2025 का तो रहेगा ही रहेगा, 24 का, 23 का, 3 साल का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर रहेगा। और उसके बाद में, है ना, उसके बाद में लास्ट जो रहेगा आप लोग के लिए जो टॉप 150 एमसीक्यू रहने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रश्न जो है, यहाँ देखिए, टॉप जो 150 एमसीक्यू रहेगा वो प्रीवियस ईयर ही प्रश्न रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव खाली रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को जो है वो शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी जो है एक बार शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप अगर चैनल में नहीं जुड़े हुए तो प्लीज आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सोशल साइंस यानी एसएसटी का जो है वो हैशटैग 3 वीडियो। पहला प्रश्न है कि 19वीं सदी के मध्य में, ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में इटली जो था वो कितने राज्य में बटा हुआ था? तो टोटल 7 राज्यों में बटा हुआ था इटली, ठीक है, जो कि इसका एकीकरण करवाया गया था, ठीक है। इटली जो है ना, इटली कितने राज्य में बटा हुआ था? तो 7 राज्यों में। कब? 19वीं सदी के मध्य में, मतलब बीच में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक, मतलब कोई एक क्षेत्र है, वहां रहने वाली जनता जो है एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो किस प्रकार के, किसके द्वारा जो है वो जुड़े हुए रहते हैं? तो वहां का समान संस्कृति एक जैसा, वहां का रीति रिवाज रहता है, वहां का कल्चर, इतिहास एक जैसा रहता है, भाषा परंपराएं जो है सब एक जैसा रहता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1848 में, हाँ, 1848 में क्या है कि किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई, ठीक है। 1848 ईस्वी में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों का एक जो है वो श्रृंखला सीरीज बनाई? तो इसका फ्रेडरिक सारियो, है ना, फ्रेडरिक सारियो के द्वारा जो है वो चित्र बनाया गया था। तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे पहले महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करना था? देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा जो है एक वायसराय इरविन के बीच में जो है समझौता हुआ था, खत लिखा गया था। और उसमें महात्मा गांधी जो है एक सबसे प्रमुख जो है ना, महत्वपूर्ण जो है यही मांगा गया था कि नमक में जो कर लगाया जाता है ना, उस कर को जो है वो हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कि किस एक्ट के तहत बागानों में, कौन सा एक्ट के तहत जो है बागान में काम करने वाले मजदूर को जो है बिना इजाजत के, है ना, बिना उनके परमिशन के जो है बागान से बाहर जाने का अनुमति नहीं थी? मतलब देखिए, कोई मजदूर है, वो बागान में काम कर रहा है और बिना परमिशन के वो बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बोला कि किस एक्ट, ये कौन सा एक्ट के तहत ऐसा हो पाया? तो ये इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट एक जो था, उसके तहत जो था वो जो मजदूर है उनको बाहर नहीं जाना था, ठीक है। आप लोग अगर काम कर रहे हैं बागान में तो वही काम करते ही रहना, बाहर आपको जाना ही नहीं है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुआ था? आर्थिक महामंदी का स्टार्टिंग जो है वो अमेरिका से जो है स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। 1929 ईस्वी में, है ना, 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जो है वो निम्न में से किसका भयानक जो है वो गिरावट दर्ज किया गया था? तो उत्पादन में भी गिरावट आया था, रोजगार में भी गिरावट आया था, आय और व्यापार में भी गिरावट आया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इनमें से सभी। स्पैनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि किया? देखिए, तो पहले भी हम आई थिंक जो है वो हैशटैग 2 वीडियो या 1 वीडियो में भी बता चुके हैं स्पैनिंग जेनी मशीन के बारे में। और स्पैनिंग जेनी मशीन जो था वो सूत का कताई करने के लिए था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कताई। नेक्स्ट आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने
और माल इकट्ठा करने और उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें जो है नियुक्त किया था, या फिर तो किसको जो है वो रखा हुआ था काम के तौर पर। फिर से बात समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कंपनी जो थी वो भारत के बुनकर जो लोग थे उन पर नियंत्रण रखा गया था, ठीक है, गुमास्ता के तहत, कि गुमास्ता नियुक्त कर दिया गया था और उसको जो है वो माल को इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए उसको जो है वो गुमास्ता, है ना, गुमास्ता ही होना चाहिए, हाँ, गुमास्ता को जो है वो नियुक्त किया गया था, वेतनभोगी गुमास्ता। हाँ, गैली का मतलब क्या होता है, गैली का अर्थ जो है वो क्या होता है, तो गैली जो है धातुई फ्रेम होता है एक तरह का। भारत की संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है, तो भारत के अधिकतर उत्तरी मैदान में जो है आप लोग का जलोढ़ मृदा है, और जलोढ़ मृदा में भी जो दो प्रकार के आता है, जिसमें कि एक है वो बांगर और एक खादर। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिज और कोयला का प्रचुर मात्रा है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा, है ना, खनिज का जो है प्रचुरता है, ज्यादा मतलब पाया जाता है, तो झारखंड तो है ही, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो वन की कटाई को रोकने के लिए इससे संबंधित है, कि वनों की कटाई किया जाता था, तो लोगों के द्वारा या समूहों के द्वारा जाके पेड़ में चिपक जाया जाता था। निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन है, अस्थायी वन सबसे ज्यादा, है ना, भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जल की कमी के क्या कारण हो सकता है, जल का कमी होता है तो उसके क्या कारण, अति शोषण सबसे पहला कारण, अत्यधिक प्रयोग ये भी है, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमानता का वितरण, देखिए कोई भी जो है हर घर में जो है एक मतलब लिमिट तक जो है वो पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, किसी के घर बहुत ज्यादा वगैरह वगैरह का कार है, गाड़ी है, तो वो ज्यादा पानी का यूज करेगा, किसी के घर कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका अति शोषण भी होगा, अत्यधिक प्रयोग भी होगा, समाज में विभिन्न वर्गों के बीच में जो है समान असमान तरीके से जो है जल का वितरण हुआ है, तीन में से सभी। नेक्स्ट है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में जो है श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए एक खास प्रकार का हौज का निर्माण करवाया गया था, तो ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश, है ना। नेक्स्ट कि दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए जो है बहुत अच्छा माना जाता है, दक्कन के पठार में शुष्कतर भाग में, ठीक है, थोड़ा सा मतलब गर्मी वाला भाग है, और वहां काली मृदा जो है वो कपास के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो कपास हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्र में ऊर्जा के साधनों में से किस प्रकार की ऊर्जा जो है वो अच्छा से मतलब लोकप्रिय है, मतलब जो ऐसा जगह कि जहां के मतलब कोई चीज उतना पॉसिबल नहीं आ पा रहा है, तो सौर ऊर्जा जो है सुदूर क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। निम्नांकित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है, देखिए जो लिक्विड रहेगा उसी का जो है वो पाइपलाइन के द्वारा परिवहन हो सकता है, तो पानी का भी हो सकता है, कच्चा तेल का भी, पेट्रोल का, तो इनमें से सभी लिक्विड को ही जो है हम लोग पाइप के थ्रू में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है, जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव को जो है वो क्या कर देता है, कम कर देता है, तो सत्ता का साझेदारी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है के बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उसे सत्ता का मतलब किस प्रकार का बंटवारा होना चाहिए, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, या फिर तो दबाव समूह, या फिर तो सामुदायिक, इसका हो जाएगा क्षैतिज वितरण, क्षैतिज। नेक्स्ट है कि हमारे देश में 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के कौन सा अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है, तो नारीवादी आंदोलन का एक ही लक्ष्य जो रहता है वो समानता, है ना, बराबर का हक मिलना चाहिए। वह व्यक्ति जो किसी पार्टी या समूह या दल के प्रति पूर्णतः समर्पित हो, मतलब किसी भी पार्टी के लिए जो है पूरी तरह से वो समर्पण कर देता हो, तो उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, समर्थक बोलेंगे, ठीक है, पार्टी का सदस्य नहीं, मतलब देखिए क्या है कि वह व्यक्ति जो किसी पार्टी या समूह के या दल के प्रति अपने पूर्णतया समर्पित हो जाता है, मतलब उसके प्रति जो है समर्पण का भाव दिखाता है, ठीक है, तो उसको समर्थक हम लोग बोलेंगे, दल का व्यक्ति नहीं होगा। नेक्स्ट कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार से बनाया गया है, एक बार फिर से समझिएगा कि संविधान जो है, संविधान में संशोधन किया गया और उसके बाद जो है तीसरे स्तर का जो है वो सरकार बनाया गया, तो ये शक्तिशाली और प्रभावी जो है इसका बनाया गया था, शक्तिशाली और प्रभावी सरकार, तीसरे स्तर की सरकार। नेक्स्ट है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उनकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय को हम लोग प्राप्त करने के लिए जितने भी देश की जो संपत्ति है और लोगों के द्वारा जो है उसको भाग दे दिया जाता है कि जितने लोग हैं तो उसको बोलते हैं वो प्रति व्यक्ति आय।
निम्नांकित में से किसे संगठित क्षेत्र में जो है वो नियोजित कहा जा सकता है? तो संगठित क्षेत्र में नियोजित जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अस्थायी कर्मचारी हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्यापारिक बैंकों का काम क्या है? तो व्यापारिक जो बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक होता है, उसका साख का निर्माण करना, ऋण भी देना, जमा भी स्वीकार करना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? जी हाँ, ये हेनरी फोर्ड वाला जो है बात है ना, तो ये जो है अमेरिका का ही था। नेक्स्ट है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का चिन्ह है? देखिए हॉलमार्क, हॉलमार्क जो है ट्रेडमार्क एक होता है और एक मार्क होता है, एक ISI होता है, मतलब ये अलग अलग चीजें का मार्क है। तो हॉल मार्क जो होता है वो आभूषण में होता है, एग मार्क होता है खाने वाला चीज में होता है, ISI आई थिंक ये जो आप लोग का हेलमेट वगैरह में देखते होंगे कि लिखा हुआ रहता है सर्टिफाइड, तो इसमें होता है। और ट्रेड मार्क जो होता है वो कंपनी वगैरह का जो है वो नाम का ट्रेड मार्क होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को और उससे पहले कि आप लोग को एक बात फिर से याद दिला दे कि चैनल में फर्स्ट बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में क्या करना है, शेयर करना है। और टेलीग्राम और चैनल है ना, व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग को जो है जुड़ जाना है अपडेटेड रहने के लिए, किसी भी तरह की जानकारी के अपडेटेड रहने के लिए जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। तो हम लोग अब सब्जेक्ट को स्टार्टिंग करते हैं। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, है ना? उदारवाद क्या होता है? तो उदारवाद जो है अगर हम लोग किताबी लैंग्वेज में देखा जाए तो ये चीज को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना लैंग्वेज में अगर बताए तो ऐसा मतलब होता है कि उदारवाद के मतलब कि किसी देश के द्वारा, है ना, किसी देश के द्वारा जो है वो किसी प्रकार का अवरोध लगाया गया है उसको हटा लेना ही जो है उदारवाद कहलाता है। हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उदारवाद शब्द जो है वो लातिन भाषा के लीबर शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है आजादी। ठीक है, इस प्रकार से उदारवाद का अर्थ हुआ क्या कि व्यक्ति के लिए आजादी, कानून के समक्ष में सबकी बराबरी, निरंकुश शासन और पादरी के वर्ग के जो है विशेषाधिकार की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। अब मेरे हिसाब से आंसर इसका क्या होगा, तो मेरे हिसाब से ये होगा कि किसी भी देश के द्वारा, है ना, किसी भी देश के द्वारा जो है वो लगे हुए अवरोधों को हटा लेना ही जो है वो उदारवाद कहलाता है। नेक्स्ट है कि बहिष्कार के विचार का क्या तात्पर्य है? बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ हो सकता है? तो बहिष्कार का मतलब होता है विरोध। ठीक है, बहिष्कार विरोध का एक गांधीवादी रूप है और बहिष्कार का अर्थ होता है कि किसी के साथ में, है ना, किसी के भी साथ में संपर्क में रखने और जुड़ने से इनकार करना कि हम अब जो है तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ कार्य नहीं करेंगे, अब तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं। ठीक है, इस गतिविधियों में जो है वो हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना तथा उसकी चीजों को जो है खरीदने या इस्तेमाल करने से इनकार करना है। ठीक है, बहिष्कार का मतलब होता है कि हम जो है अब जैसे मान लो कोई देश को हम लोग जो बहिष्कार कर रहे हैं तो उस देश का हम वस्तु को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, उस देश से हम कोई नाता नहीं रखेंगे, उस देश में हम जो कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज होता है बहिष्कार। नेक्स्ट आता है कि बांध निर्माण एवं बहुउद्देशीय परियोजना के क्या उद्देश्य होते हैं अथवा नदियों में जो है बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ही होता है, बहु नाम में ही छिपा हुआ है बहुउद्देशीय, मतलब जिसका उद्देश्य बहुत सारा है। ठीक है, परियोजना उस एक परियोजना है और उस परियोजना से जो है एक काम नहीं बल्कि कईयों काम जो है वो किया जा सकता है, इसी को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। मतलब एक कोई भी जो है एक जो है उसको एक उद्देश्य से हम काम नहीं कर रहे हैं, बहुत उद्देश्य से उस पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ बोला है कि नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि बांध निर्माण एवं बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो पहला मेन जो उद्देश्य है कि विद्युत उत्पादन, घरेलू एवं औद्योगिक उत्पादन या फिर तो घरेलू या फिर तो औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति या बाढ़ से नियंत्रण या आंतरिक नौचालन, मतलब देश के अंदर में नाव को चलाने के लिए या मछली पालने के लिए ये सबका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय कृषि के किन्हीं दो विशेषताओं को बताना है। भारत की कृषि के दो विशेषता, दो लक्षण के बारे में, दो फीचर्स के बारे में बताना है। तो उत्पादन में खाद्य पदार्थों की अधिकता रहती है। भारत की कृषि का यही जो है वो हम लोग में खुद जो है हम लोग जो किसी भी चीज का अगर खेती करते हैं तो खाने से जो है वो अधिक करते हैं। ठीक है, और खेती में जो है पशु का मुख्य भूमिका, और पशु के द्वारा ही जो है खेती किया जाता है। जैसे कि जनरली अगर जुताई करना है तो हम लोग जो है बैल वगैरह से, काड़ा वगैरह से जोतते हैं, ट्रैक्टर वगैरह कम ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण विशेषता है। नेक्स्ट कि विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार जो है वो नियंत्रित करता है। तो चुनाव हारने वाला दल, जो दल जो है वो चुनाव में हार चुका है तो उस दल को जो है ना, विरोधी दल का भूमिका वो दल निभाते हैं, है ना, विपक्षी दल का भूमिका निभाते हैं। और विपक्ष जो सरकार की गलतियां, है ना, विपक्ष जो पार्टी रहता है वो सरकार क्या क्या गलतियां या क्या क्या नीति को जो है वो असफलताओं को आलोचना करता है। मतलब कोई भी देखिए, जो दो मान के चलिए कि यहाँ चुनाव हुआ, अब दो सरकार तो बन नहीं सकता है,
कोई एक बनेगा तो एक सरकार बनेगा। अब जो जितना मतलब बहुमत से कम जो सीट लाया वो जो क्या बनेगा, विपक्षी दल बनेगा। और वो हमेशा क्या करेगा कि सरकार को देखते रहेगा कि सरकार कहाँ गलत कर रहा है ना, कहाँ उसका नीति असफल हो रहा है, तुरंत जो है ताना मारेगा, है ना, तुरंत जो है बोलेगा कि यहाँ ये चीज गलत हो रहा है, तुरंत जो है आवाज उठाएगा। तो ये विपक्षी दल का जो है वो कार्य रहता है। असफलता और आलोचनाओं करने के साथ अपनी अगली राय भी रखते हैं। और विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को जो है गोलबंद करते हैं, मतलब आम जनता को जो है वो बहकाते हैं कि देखिए कि सरकार आप लोग जिसको चुने हैं वो सरकार आप लोग के लिए ध्यान नहीं दे रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट है कि राज्य सूची के क्या तात्पर्य है, इनमें से क्या क्या विषय जो है सम्मिलित है ना। राज्य सूची का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से विषय जो है वो सम्मिलित किया गया है। तो राज्य सूची में ऐसे कोई 66 विषय सम्मिलित है, लगभग जो है लगभग राज्य सूची में जो है 66 विषय सम्मिलित है, जो कि प्रांतीय एवं स्थानीय को महत्व के लिए है। और इनमें से मुख्य विषय जो है वो कृषि है, सिंचाई है, व्यापार है, वाणिज्य है और पुलिसवादी जो है पुलिस, ये सब जो है आता है राज्य के अंतर्गत, है ना। अब इन विषयों पर जो है राज्य सरकार ही जो है कानून बना सकती है राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि मानव विकास का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो मानव विकास का यह उद्देश्य है कि जीवन में की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे जो कि लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक एवं सृजनात्मक जीवन मतलब जीने में जो है वो सहायता कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य लिखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 2 उद्देश्य लिखना है। तो पहला उद्देश्य है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। उसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच में जो है व्यापार के समान रूप से जो है विकास में मदद करता है। तो ये आप लोग का 2-2 नंबर वाला 8 प्रश्न हुआ है। आप लोग का आंसर कितना देना है, जी हाँ 6 आंसर देना है। 8 को नहीं लिखिएगा, नहीं तो आप लोग पछताइएगा, लिखने से फिर नंबर नहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि हम लोग 3-3 नंबर का 6 प्रश्न का आंसर लिखना रहेगा। यहाँ 8 प्रश्न दिया हुआ, लेकिन आप लोग को लिखना कितना है, 6 का। और हम कोशिश करेंगे कि जो है ज्यादा लंबा जिसका आंसर लिखा हुआ है उसको जो है वो छोटा में ही हम समझाने का प्रयास करेंगे, काहे कि इतना लंबा अगर हम पूरा का पूरा पढ़ने लगे तो लगभग जो है वीडियो 1 घंटा का ही बन जाएगा। तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने क्या कदम उठाए, 3 बिंदु पर जो है वो चर्चा करना है, या फिर तो 3 बिंदु को जो है वो समझाना है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू किया गया था और शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता के सारी बगडोर जो है वो अपने हाथ में जनता ले लिया। फिर उन्होंने जो है लोगों में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए जो है अनेक कदम भी उठाए, जिनके निम्नांकित प्रमुख थे। ठीक है, पहला कि सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों में से जो है एक संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया गया। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा को चुना गया, जिसने पहले जो है राजध्वज की जगह ले लिया। और सक्रिय नागरिक द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। उसी प्रकार जो है एक राष्ट्र, है ना, राष्ट्र का नाम पर नई स्तुतियां जो है वो रची गई और शपथें ली गई और शहीदों को जो है वो गुणगान भी हुआ। तो ये सारा जो है पॉइंट है, आप लोग याद कीजिएगा और लिखिएगा जरूर पॉइंट बना के, तो नंबर अच्छा मिलेगा, है ना। और कहानी जैसा लिखेगा तो कहानी जैसा ही नंबर मिलेगा। वीटो का क्या तात्पर्य है, ठीक है, युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को जो है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों, या फिर तो ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ होता है। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, है ना, निषेधाधिकार मतलब वीटो बोल दिया तो ये काम नहीं होगा। जैसे कि कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, या 3 व्यक्ति है, हम बोले ना, कह रहे चलो आज वहां जाना है, ठीक है, चलो आज वहां जाना है, कितना है टोटल व्यक्ति 3 है, ठीक है, 1 2 3 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति बोला कि चलो आज वहां जाना है, ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति भी बोला कि हाँ चलो, तीसरा बोला वीटो, इसका मतलब हो गया कि नहीं जाना है। और अगर ये वीटो बोल दिया कि नहीं जाना है, तो अब कितनों अगर ये 2 बोला है और एक वीटो आ गया तो ये काम बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो वीटो जो है एक निषेधाधिकार है और इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। अभी हम क्या बताएं कि अभी 2 लोग जो था वो सहमत जता दिया, लेकिन एक बोल दिया वीटो तो मतलब नहीं। अब मान लीजिए 10 सदस्य है, 10 लोग है, 10 लोग में 9 को बोल दिया कि चलो वहां जाते हैं, और 10वां आदमी जो है बोल दिया कि नहीं वीटो, तो 9 का वैल्यू खत्म, 9 का कोई वैल्यू नहीं है, 9 का निषेध कर दिया गया, उस बात को जो है निषेध कर दिया गया, तो निषेधाधिकारी होगी एक तरह का। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की विखंडित अर्थव्यवस्था को जो है पटरी पर लाने के उद्देश्य से 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था। और इस समझौता का उद्देश्य औद्योगिक विश्व में जो है वो आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। उसी प्रकार युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान जो है सदस्य को जो है वो देशों की, देखिए हम अभी पढ़ के बता दिए ना, हम मीनिंग बहुत अच्छे से पढ़ के बता दिए ना, समझा भी दिए ना कि इसका वीटो का मतलब क्या होता है। प्लीज आप लोग जो है पॉइंट को वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, ज्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ जो भी प्रश्न का आंसर हम समझाएंगे बहुत अच्छे से ही समझाएंगे, जो कि आप लोग को याद हो जाए और आप लोग को बना के उसको आगे लिखना है, ठीक है। बाकी पॉइंट आप लोग खुद से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य उपलब्धता
पर तकनीक के प्रभाव का उल्लेख उदाहरण देकर करें। फिर से एक बार समझिए प्रश्न कि खाद्य उपलब्धता, जो खाने की चीज उपलब्ध है उसको तकनीक के प्रभाव का उल्लेख उदाहरण देकर जो है समझाना है। तो हम लोग जो चीज खाते हैं तो तकनीक या विभिन्न प्रकार के आविष्कार, जैसे कि हम लोग जो भी चीज खाद्य उपलब्धता होता है वो कहीं ना कहीं जो है तकनीकी चीजें से ही हुआ है। जैसे कि रेलवे, भाप के जहाजों, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज का खाद्य पदार्थ की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यातायात के विभिन्न साधनों, जैसे कि तेज चलने वाली रेलगाड़ियां हो गया, हल्की हो गया, बग्घियों हो गया, बड़े आकार के जल पोतों द्वारा जो है अब खाद्य पदार्थों को दूर दूर तक बाजार में कम समय में ले जाया जा सकता है, आसानी से पहुंचाया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है उसमें जो है वो लंबे समय तक हम लोग कोई भी चीज को, खाने वाला चीज को, मांस मछली जो है उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। नेक्स्ट बोला है कि विस्तार पूर्वक बताना है कि मानव क्रियाएं किस प्रकार जो है प्रकृति, वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास के कारण बन रहा है। तो वन जीवों में जो है वन जीव के कीड़ा स्थलों को नष्ट करना, शिकार, चोरी छिपे वन प्राणियों को संरक्षित स्थलों में मारना, अति शोषण, वातावरण प्रदूषण, पशुओं को जहर देना, जंगल में आग लगाना, इस तरह के जो है आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे प्राणी की विविधताएं को जो है हानि पहुंचती है। और जनसंख्या में बढ़ोतरी भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है वो भी जो है वो एक तरह से जो है ह्रास के कारण ही है, जिसमें कि जो है संसाधन का अति दोहन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है, क्लास 11th में जो है उनका शायद हो सकता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान जो है आप लोग देने के लिए बोल दीजिएगा, जितने भी भैया लोग होंगे और दीदी लोग। तो लोग यहाँ देखिए, लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, लोह खनिज, अलोह खनिज, हम लोग दोनों का अंतर देखेंगे। लोह खनिज क्या होता है, तो लोह खनिज में कठोरता पाई जाती है और अलोह खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती है। लोह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं, अलोह खनिज जो होता है वो कई रंग के होते हैं, अलग अलग। लोहा जो है बाइक्साइड, मैग्नीज हो गया आदि लोह खनिज है का उदाहरण है। सीसा, जस्ता, अवरक जो है सोना चांदी है अलोह खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। कैसे? कृषि जो है और उद्योग, देखिए कृषि है तो ही उद्योग है, उद्योग बिना कृषि के नहीं चलेगा। कैसे? तो अधिकतर उद्योग जो रहता है कृषि आधारित रहता है और बहुत उद्योग जो है वो खनिज आधारित रहता है। ठीक है, तो ये जब इसके जो है बेसिक कच्चा माल नहीं मिलेगा तो ये आगे कैसे काम होगा। ठीक है, अथवा कृषि और उद्योग का विकास एक दूसरे किस प्रकार संबंधित है, आंसर समझिएगा। तो कृषि उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है ना। कृषि जो है क्या करता है, उद्योग के लिए कच्चा माल देता है और कच्चे माल की उपलब्धता औद्योगिक विकास का मूल आधार भी है। चीनी हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, वस्त्र हो गया, जूट हो गया, उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि ये कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो है कृषि आधारित उद्योग भारत के विशाल जनसंख्या के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को जो है उत्पादन करते हैं और इससे लोग को जो है वो रोजगार भी मिलता है। जी हाँ, अब नेक्स्ट है कि उद्योग के कारण ही कृषि उत्पाद में उत्पादों की मांग पैदा होती है और किसान को अच्छा मूल्य भी मिलता है। इस प्रकार अब नेक्स्ट आता है कि श्रीलंका में सत्ता का साझेदारी की व्यवस्था के बारे में आप थोड़ा सा चर्चा कीजिए कि श्रीलंका में जो सत्ता का साझेदारी हुआ था वो किस प्रकार के था, क्या था। तो श्रीलंका में सिंहली लोग जो था, सिंहली बोलने वाले लोग की संख्या अधिकतर थी, लगभग जो 71% के आसपास में था, तथा तमिल की अल्पसंख्या थी, तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी। तो श्रीलंका में सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर अपना शासन में प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया कि नहीं, हम लोग ज्यादा हैं, हम लोग का संख्या ज्यादा है, तो हम लोग जो है दादागिरी दिखाएंगे। और कई ऐसे कदम उठाए जिसमें कि अल्पसंख्यक तमिल लोग के जो है वो सामुदायिक सत्ता में उचित साझेदारी नहीं मिली और उनके हित के लिए हानि भी हुआ। और उनमें से कुछ निम्न बातें भी है। पहला ये है कि तमिल भाषा को अवहेलना करते हुए सिंहली को देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित कर दिया गया था। और विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरी में सिंहली लोग को जो है वो प्राइमरी जो है प्राथमिकता दिया गया था। और बौद्ध को जो है वो बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण बना दिया गया, मतलब वहां का मेन धर्म जो है बौद्ध धर्म को ही बना दिया गया। अब नेक्स्ट आता है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करें। तो भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख जो है वो करें, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, सो हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय संघ के किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघ में राज प्रतिनिधि के समानता का अभाव है। भारतीय संघ में एकल नागरिकता की व्यवस्था न है कि दोहरी नागरिकता। देखिए भारतीय में जो है एकल नागरिकता है, दोहरी नहीं, मतलब देखिए भारत का कोई नागरिक है तो और भी जो है तो नागरिक नहीं हो सकता है। ठीक है, भारतीय संघ केंद्र और राज्यों के बीच में जो है किसी संविदा अथवा करार का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका निर्माण विशेष ऐतिहासिक परिक्षेप हुआ है। संसद के द्वारा जो है राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए जो है राज्य के सम्मिलित आवश्यक नहीं है। शक्तियां का विभाजन केंद्रीय सरकार के पक्ष में होता है। इस प्रकार पॉइंट से आप लोग जो है याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट,
नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र की परिभाषा दे। लोकतंत्र का मतलब बताना है कि लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद लोकतंत्र किस रूप से एक उत्तरदायी शासन है। तो लोकतंत्र आधुनिक और लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र जो है वो आधुनिक और विकसित शासन व्यवस्था है जिसमें कि शासन का संचालन जनता के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो शासक रहता है, जो शासन करता है, उसको जनता ही चुनता है, जनता का चुना। देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो जनता के द्वारा चुने हुए शासक को ही जो है वो लोकतंत्र कहते हैं, है ना। यहाँ जो जनता के द्वारा जो है वो सरकार को चुना जाता है। और अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है वो शासन व्यवस्था है। तो ये मीनिंग आप लोग आई होप कि समझ में आया होगा कि लोकतंत्र क्या है। तो लोगों के द्वारा चुने हुए शासक को ही जो है वो लोकतंत्र का बोला जाता है। और अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन का क्या है, व्यवस्था है। और लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा तथा जनता के शासन की व्यवस्था है, अतः यह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को जो है सरकार के कार्यों के निर्णय एवं नीतियों के बारे में जानने का अधिकार भी होता है। और सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती है जो कि जनता का इच्छा के जो है विरुद्ध में है, क्योंकि जनता ही जो है उसको चुना है और जनता के बारे में वो गलत फिर नहीं सोच सकता है, ठीक है। जनता के बारे में जो है उसको सही काम करना होगा। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो उपभोक्ता जो है, देखिए यह क्योंकि उपभोक्ता लोग के उत्पादकों, व्यापारियों एवं दुकानदारों से अनेक प्रकार के ठगे जाते थे। देखिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 लाने का मेन जो था, ये इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जो है व्यापारी लोग जो था, उपभोक्ताओं को क्या करता था, व्यापारी लोग बहुत तरह तरह से ठग लेता था, अनेक प्रकार से ठगता था। तो इसलिए सरकार ने 1986 ईस्वी में क्या किया, उपभोक्ता अधिनियम के पास किया। और इस अधिनियम के अनेक कारण से बड़ी आवश्यकताएं थी, इसको बहुत जरूरत था। और उपभोक्ता की जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक, व्यापारी और दुकानदार कोई भी जो है गलत काम जो है वो कर सकते हैं, है ना। दुकान व्यापारी और दुकानदार जो है वो गलत काम करेंगे, इसके लिए जो है एक अधिकार दिया गया लोगों को। और उपभोक्ता जागरूक की आवश्यकताएं तब अधिक महसूस हुई जब कोई बेईमान व्यापारी ने जनसाधारण के जीवन से ही जो है वो खेलना शुरू कर दिया था। जैसे कि घी में, तेल में, दूध में, मक्खन में, खोया में अलग अलग तरह की मिलावट शुरू कर दिया था। इससे बुरा क्या हो सकता है, मतलब ये तो बहुत खतरनाक चीज है। और कोई भी सरकार उत्पादन व्यापारियों, दुकानदार को इससे उदयनीयता का सहन नहीं करेगा, क्योंकि देखिए सरकार को लोग चुनता है और लोगों को जो है इस तरह से अगर होगा व्यवस्था और लोगों को जो है इतना मतलब मिलावट की चीज खाना पड़ेगा तो लोग बीमार पड़ेंगे। तो इसका उत्तरदायी जो है सरकार को ही जाता है कि आप जो है जनता के प्रति ध्यान दीजिए और इस तरह के कुछ कानून बनाइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों किस प्रकार से नजर रखता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न जो है आप लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा 12 तक। 12 में अगर आप इकोनॉमिक्स रखते हैं और उससे आगे भी रखते हैं तो ये प्रश्न आप लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक या फिर तो अन्य, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अन्य बैंकों पर गतिविधियों पर जो है वो नजर रखता है। और ये इसलिए नजर रखता है कि पॉइंट यहां समझिए कि रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की आर्थिक गतिविधियां पर निम्नलिखित तरीकों से जो है नजर रखता है। पहला यह है कि हर बैंक अपने पास जमा पूंजी का न्यूनतम राशि, मतलब देखिए कोई भी ऐसा बैंक जो है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा जमा हो रहा है तो कम से कम जो है 15% ही वो अपना पास रख सकता है। जितना पैसा जमा हुआ है वो 15%, उससे ज्यादा नहीं रखना है। और अगर 15% से ज्यादा पैसा है तो क्या करना है, तो उसको ऋण देना है, या फिर तो ऋण कोई नहीं ले रहा है तो उसको आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना होगा, ठीक है। तो हर बैंक जो है अपने जमा पूंजी का न्यूनतम हिस्सा अपने राशि जो है अपने पास रखे। और रिजर्व बैंक इस बात पर ध्यान भी रखता है और प्रत्येक बैंक के वो न्यूनतम राशि अपने पास रखा है कि नहीं, ये चीज को देखता है। उसके बाद रिजर्व बैंक इस बात पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने की इच्छा से और व्यापारियों की ऋण नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये छोटे किसान, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी देखता है कि जो व्यापारी लोग, बैंक जो है व्यापारी लोग को ही ऋण दे रहा है कि छोटे छोटे किसान को भी, क्योंकि लाभ कमाना है तो बड़े बड़े व्यापारी लोग को देगा और छोटे किसान का अगर ऋण नहीं देगा तो छोटे किसान फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज पर भी नजर रखता है कि छोटे व्यापारी को तो ऋण दो ही, बड़े बड़े उद्योग को भी दो, लेकिन साथ में जो है छोटे व्यापारियों को भी देना है, छोटे लोगों को भी देना है, ठीक है। रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करता रहता है कि किन किन को जो है कर्ज दे रहा है, मतलब किसको किसको जो है कर्ज दिया है ना, ऋण किसको किसको दिया है। और ब्याज जो है, ब्याज दर से किसी से अन्याय ना हो, है ना, ठगा ना जाए, मतलब किसी से ब्याज दर ज्यादा नहीं लो और किसी से कम ना लो, सारा मतलब देखिए आरबीआई जो है ना बैंक पर हर एक तरह से नियंत्रण रखता है ना, तरह तरह से हर प्रकार की चीजें से कि कुछ गलत भी ना होना चाहिए, ब्याज भी ज्यादा नहीं लेना होना चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से
इनकार कर देता है या तैयार नहीं होता। मतलब देखिए बैंक क्या क्या वजह हो सकता है कि जो है बैंक सभी लोगों को ऋण नहीं देता है। तो कई बार बैंक कर्जदार को कर्ज देने से जो है वो तैयार नहीं होता है या फिर तो इनकार कर देता है। उसका मेन कारण जो है वो पहला, कुछ कर्जदार जो है वो बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने से असमर्थ रहते हैं। मतलब देखिए बैंक तभी कर्ज देगा जब आप दिखाइएगा कि आप कितना कमा रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं, तब ना बैंक भरोसा करके देगा कि हाँ ठीक है मेरा पैसा को नहीं डुबाएगा। कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। कुछ लोग जो है वो कर्जे के बदले में भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋणधार जो है वो उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो कुछ लोग जो है गारंटी देने वाले दो लोगों को नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो बैंक उन लोगों को कर्ज नहीं देता है ना। तो ये वजह है। अब हम लोग जो है वो 5-5 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो कि 6 है, लेकिन आप लोग को आंसर देना है 4 का ही। और आप लोग कोशिश कीजिएगा, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिएगा आप लोग कि जो है मैप वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। कोई चीज का लिखिए नहीं लिखिए, लेकिन मैप वाला को 5 नाम मात्र जो है 5 नाम लिखना रहता है और 5 नाम से आप लोग को 5 नंबर मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मैप वाला प्रश्न को छोड़ना नहीं। बाकी आप लोग कोई लॉन्ग आंसर लिखना रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैप वाला को नहीं छोड़िएगा। और मैप वाला जो हम जरूर याद करवाएंगे, आप लोग का हर एक चीज मैप का करवाएंगे। तो चैनल के साथ में जुड़े भी रहिए। असहयोग आंदोलन ने भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके को उल्लेख करें। असहयोग आंदोलन में भारत के लोगों के द्वारा क्या क्या जो है वो तरीका अपनाया गया था। तो सबसे पहला हम लोग तरीका देखते हैं कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए। मतलब जितना भी सरकार के द्वारा पद दिया गया उसको लौटाया जाए। इसके बाद सरकारी नौकरियां और विदेशी वस्तुओं को जो है बहिष्कार किया जाए। दूसरा है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ से शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी में जो है प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया, शिक्षक ने त्यागपत्र दे दिया, वकील ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से जो है वो बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकान पर पिकेटिंग किया गया, मतलब वहां से जाने से रोका जाने लगा। विदेशी कपड़ों का होलिका जलाया गया, मतलब विदेश के जितने भी कपड़े था उसको जलाया गया। और व्यापारियों को विदेशी व्यापार में पैसे लगाने से इनकार कर दिया और देश की खादी प्रचलन को जो है बढ़ावा दिया। और इसके बाद जो है ग्रामीण इलाके में जो है जमींदार नाई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायत में नाई धोबी जो है वो बंद करने का फैसला किया। नेक्स्ट है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। तो देखिए पहले विश्व युद्ध के समय में जो है भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का मेन कारण है ये पहला, कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया और वह अब भारत में जो है अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण जो है भारत के उद्योगों पर अपना सुअसर प्राप्त हो गया। और इंग्लैंड के जो है सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई और इसलिए भारतीय उद्योग को रातों रात एक विशाल जो है देसी बाजार मिल गया था। और भी पॉइंट है, आप लोग एक बार वीडियो को रोक के पढ़िएगा। पॉइंट जो है बहुत इजी पॉइंट है कि जो आप लोग के समझ में आ सके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसी क्यों लगता था, है ना। 18वीं सदी के यूरोप में जो है 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा इसलिए क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुश का अंत और ज्ञान उदय होगा। तो पॉइंट यहां समझिए कि 18वीं सदी में यूरोप में यह विश्वास बन गया था कि किताबें के द्वारा जो है प्रगति या ज्ञान का उदय हो सकता है। बहुत सारे लोग का यह मानना था कि किताब जो है दुनिया को बदल सकती है। मुद्रण निरंकुशवाद और आतंकी जो था राज सत्ता में जो है वो समाज के मुक्ति दिलाकर ऐसी दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का ही जो है वो राज होगा। तो इस तरह से जो है वो मुद्रण काम आया था। और भी आगे पॉइंट है तो आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किया गया। देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, कृषि उत्पादन में सुधार करना है, उसके द्वारा जो है वो क्या क्या जो है वो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या क्या जो है उपाय किया गया सरकार के द्वारा। तो कृषि उत्पादन के लिए वृद्धि को रोकने के लिए क्या पढ़ रहे हैं हम जी, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है सरकार के द्वारा निम्न उपाय किए हैं। मतलब कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, कृषि को और भी अच्छे तरीके से करना है, उसके लिए क्या क्या उपाय किया गया सरकार के द्वारा। सबसे पहला कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। किसानों के लिए जमींदार प्रथा को जो है बहुत बड़ा अभिशाप था, इसलिए सरकार ने इस भ्रष्ट जमींदार प्रथा को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। और इसके परिणाम स्वरूप भूमिहीन काश्तकारों के जमीन का मालिकाना अधिकार दे दिए गए और जमीन के न्याय संगत और समान वितरण बनाने का लिए जो है निश्चित बनाने के लिए जो है जोत का अधिकतम सीमा निश्चित किया गया कि इतने लोग जो है इतने से इतना लोग सबका जमीन को जो है वो निश्चित तरीका से जो है जोत को निश्चय किया गया। नेक्स्ट है कि खेती की चकबंदी किया गया। ठीक है, इससे पहले कि अधिकतर किसान के पास छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों थे और ऐसी भूमि में जोत प्रायः आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होती थी। इसलिए सरकार ने अधिक सोच के अत्यधिक सोच और विचार करने के बाद जो है वो इस प्रकार के छोटे बिखरे हुए खेतों को चकबंदी और किसान के लिए जो है कई प्रकार का अनावश्यक परेशानियों से बचाया। नेक्स्ट क्या काम किया गया तो
जो प्रमुख सिंचाई परियोजना मतलब अलग पानी पटाने के लिए अलग अलग जो है परियोजना लाया गया। नेक्स्ट है कि खाद और उर्वरक का प्रयोग का प्रोत्साहन किया गया है ना, कि आप लोग उर्वरक यूज कीजिए, खाद यूज कीजिए, और खेती को आधुनिक उपकरण तरीका से मतलब आधुनिक तौर तरीका से जो है वो खेती करने, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब विशेष मतलब जो नया नया टेक्निक की चीजें हैं उन चीजों से जो है खेती करने के लिए ज्यादा जोर दिया गया। नेक्स्ट है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था का क्यों कहे जाते हैं? तो निम्नलिखित कारण से जो है वो परिवहन हमारे अर्थव्यवस्था का आधारभूत धमनिया है या जीवन का रेखा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है भाई? तो परिवहन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाता है, इसके लिए महत्वपूर्ण है, और इससे सामाजिक गतिशीलता में भी जो है क्या वृद्धि होती है, और सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन का व्यापक जो है महत्व है, और इसलिए सुरक्षा के दस्तों का आवागमन जो है आसानी हो जाता है। नेक्स्ट है कि परिवहन उद्योग की स्थापना तथा विकास का आधार है। परिवहन के माध्यम से जो है उद्योग का कच्चा माल प्राप्त होता है तथा परिवहन के माध्यम से ये जो औद्योगिक इकाई में तैयार माल बाजार तक पहुंचता है। इस तरह से बहुत सारा पॉइंट है, आप लोग जरूर जो है एक बार याद कीजिएगा। नेक्स्ट कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है? देखिए आधुनिक अभी का लोकतंत्र है, बिना राजनीतिक दल के कैसे चलेगा? किस दल से चुनाव लड़ना है, अपना पहचान बनाना है तो एक राजनीतिक दल तो होना चाहिए ना। बिना राजनीतिक दल का कैसे, जैसे कोई व्यक्ति है जन्म लिया तो बिना नाम को कैसे रह लेगा बताइए? तो कोई नाम तो होना चाहिए ना पहचान बनाने के लिए। तो उसी प्रकार राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। बिना नाम का, बिना दल का कैसे लड़ाया जाएगा, है ना। तो अगर दल ना हो तो सरकार, सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब जो है इसमें से कोई भी जो है बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में, लोगों की चुनावी वायदे करने के बारे में स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संगीत होगी, निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही रह जाएंगे, कामों के लिए जवाबदेही होंगे, लेकिन देश कैसे चलेगा? इससे देश चलना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि ये आंसर भी आप लोग को समझा दिए। अब क्यों क्या करना है, और भी जो है आपको जोड़ जोड़ के लिख देना है लंबा, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा तो पॉसिबल नहीं कि इतना बताते रहे। अब किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण हो सकते हैं, राजनीतिक दल का क्या लक्षण हो सकता है, क्या गुण हो सकता है, क्या फीचर्स हो सकता है? तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्यों में एक जैसे विचार होते हैं, एक जैसी नीतियां होती है, और एक जैसे और जो देश के विभिन्न समस्याओं पर एकमत होकर, और एक राजनीतिक दल का निम्नलिखित गुण हो सकते हैं। पहला जो है एक विशेष संगठन, राजनीतिक दल होता है जो कि एक संगठन होता है विशेष प्रकार का, और इसमें क्या है कि हर एक राजनीतिक दल का एक संगठित ढांचा होता है, ठीक है, और यह नीचे से लेकर ऊपर तक का पदाधिकारियों को चुनने का विशेष व्यवस्था भी होता है, और हर एक सदस्य को यह पता होता है कि उसके क्या करना है। ऐसी व्यवस्थित संगठन के बिना जो है वो कोई भी राजनीतिक दल लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। विचारधारा, हर विचारधारा में एकता, मतलब एक जैसा विचार। देखिए अब मान चलिए एक पार्टी के लोग हैं, अलग अलग विचार है तो पार्टी चलेगा भी नहीं, ठीक है। तो एक सुव्यवस्थित ढंग से संगठन के साथ एक किसी भी राजनीतिक दल का एक मतलब एक जैसा विचार होना चाहिए, विचारधारा की एकता आवश्यकता है, ठीक है। एक नहीं होगा, अलग अलग सोचेगा तो फिर अपने में लड़ने लगेगा ना। संवैधानिक तरीके से अडिग विश्वास भी होना चाहिए। जीतने के पश्चात अपनी नीतियों पर अमल, मतलब देखिए चुनाव के समय जो भी वादा किया, जो भी झूठ बोला, उसको पूरा करने के लिए जो है वो अमल रहना है कि नहीं, अब हम बोले थे जनता को, जनता मेरे पे भरोसा किया तो इस चीज को करना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की उदाहरण देकर व्याख्या करना है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर तो इसको लोग गुप्त बेरोजगारी भी बोलते हैं। तो भारत में किसान उत्पादन के लिए पुराने ढंग, है ना, पुराने ढंग का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो है वो एक गरीब है। फिर से एक बार समझिएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या या गुप्त बेरोजगारी क्या होता है। तो भारत में किसान उत्पादन के लिए पुराने ढंग का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे गरीब हैं और भूमि के स्वामी भी नहीं है। अगर खेती की आधुनिक तरीका को अपनाया जाए तो ऐसे स्थिति में उत्पन्न हो रही मतलब जो है ऐसी उत्पन्न हो सकती है। फिर से एक बार समझिएगा प्रश्न, है ना, फिर से एक बार स्टार्टिंग से फिर से समझिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है या फिर तो गुप्त बेरोजगारी क्या है? तो भारत में किसान लोग जो है, किसान उत्पादन के लिए पुराने ढंग का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज को खेती करने के लिए पुराना तौर तरीका को अपनाता है, क्योंकि वे गरीब होते हैं और वे भूमि के स्वामी भी नहीं होते, उनका भूमि अपना रास्ता भी नहीं है। अगर खेती के आधुनिक तरीका को अपनाया जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है कि जबकि भूमि के किसी टुकड़े पर परिवार के 3 सदस्यों को स्थान पर 2 सदस्य काम चला सकते हैं, परंतु इसके अभाव के कारण 3 सदस्यों की उसी खेत पर जो है काम करना पड़ सकता है। इस प्रकार के उत्पन्न बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब किताब में जो लिखा हुआ है उसको भूल जाइए, हम आप लोग को बता रहे हैं उस आंसर को आप लोग रटिएगा, यहां से आप लोग रटिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के घर में, है ना, किसी व्यक्ति के घर में क्या है, कोई क्या कर रहा है ये, हाँ, कोई व्यक्ति है जिसके घर में 5 लोग हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई मतलब घर है, किसी के घर में 5 व्यक्ति हैं, और 5 व्यक्ति जो है, पांचों व्यक्ति में से कोई 5 व्यक्ति का जो है एक जमीन है, जमीन का ये टुकड़ा है, ठीक है।
जमीन का टुकड़ा है। अब इसमें जो है इस जमीन का टुकड़ा में 2 व्यक्ति सफिशियंट है, मतलब 2 व्यक्ति काम करने के लिए इस जमीन पर सही है। एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छा से समझिएगा कि कोई जमीन है और किसी घर के सदस्य में घर के सदस्य 5 है ना, कोई परिवार में जो है 5 सदस्य है घर में, और एक जमीन का टुकड़ा है, और इस जमीन के टुकड़ा में 2 लोग आराम से उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 2 लोग का ही काम है उस जमीन पर, लेकिन 3 और भी परिवार जो है वो किसी प्रकार के कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, एक घर में जो है वो 5 सदस्य थे और एक जमीन का टुकड़ा भी है, जमीन भी है, जिसमें कि 2 लोग काम करने के लिए सफिशिएंट है, मतलब 2 लोग के द्वारा वो काम हो सकता है, लेकिन 3 लोग और भी हैं और वो किसी प्रकार के कार्य नहीं करते हैं, घर में इसी तरह से बैठे रहते हैं, तो ये तीनों भी जाके वही काम करने लगे। मतलब 2 से ही काम हो सकता था, 2 लोग से ही जो है वो काम पूरा होता था, 2 लोग से पूरा हो सकता था, लेकिन एक्स्ट्रा 3 लोग और चले गए। ठीक है, वही काम के लिए इनको कोई और काम नहीं मिला, तो अब उसमें से अब 5 लोग लग गए इस काम में। अब 5 लोग लगे तो क्या ज्यादा उत्पादन होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब इस तरह के 3 लोग जो एक्स्ट्रा उसमें लग गए, तो इन लोगों को जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी हम लोग बोल पाएंगे। आई होप कि बहुत अच्छे से ये आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रकार का शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है और वहां भी मजदूरों और पेंटरों, प्लम्बर आदि के रोजगार में महीने में केवल जो है 10 से 15 दिन ही काम मिलता है। इस प्रकार से आप लोग इसको थोड़ा सा लंबा जो है कहानी टाइप में बना के लिखिएगा। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्द में लिखना है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना। इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के साथ वैश्वीकरण का अवधारणा निम्नलिखित तथ्य पर है। अब अलग अलग तथ्य यहाँ लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण जो है विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं को मुक्त करता है। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब होता है क्या कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को किसी और भी किसी देश और दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ लेना। ठीक, हाँ, आप लोग क्या समझे, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को, ठीक है, आप लोग समझिएगा आंसर, कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को किसी और भी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ लेना ही जो है वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, और विदेशी निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है, टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह होता है, ये सारा चीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैप से। ठीक है, मैप से आप लोग से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मैप का आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न क्या बोला है कि नवेली कोयला खान कहाँ है, सो बताना है। झरिया का रानीगंज कहाँ है, दिग्बोई मुंबई हाई और सिंगरैनी ये सब कहाँ है, वो चीज को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि दिग्बोई कहाँ है। तो दिग्बोई जो है पहला नंबर आप लोग का यहाँ दिया हुआ है, इस जगह पर आप लोग याद कीजिएगा, इस जगह पर जो है दिग्बोई है ना। और यहाँ जो है जहां तक लग रहा है कि ये असम है। ठीक है, ये असम है और असम में जो है वो दिग्बोई है। ठीक है, और उसी तरह से झरिया रानीगंज, तो झरिया रानीगंज कहाँ है, तो ये हम लोग का झरिया जो है वो झारखंड में है। झरिया रानीगंज उड़ीसा में है, झरिया नहीं, झारखंड में ही है। ठीक है, झारखंड में ही है। ठीक है, झरिया रानीगंज दूसरा जगह में। और तीसरा जो है सिंगरैनी, तीसरा नंबर सिंगरैनी जो है आप लोग का यहाँ आ जाएगा आंध्र प्रदेश, शायद इस जगह पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में जो है वो क्या है, सिंगरैनी है। हम आप लोग को मैप वाला करवाएंगे, बहुत अच्छा से करवाएंगे। और चौथा में मुंबई हाई, मुंबई आप लोग का इस जगह पर है, महाराष्ट्र मुंबई इस जगह पर है, तो यहाँ दिखा दिया है। नेक्स्ट है कि उसी तरह से नवेली का कोयला खान, तो नवेली जो है आप लोग का कहाँ है, ये केरल हो गया, और केरल किधर आई थिंक कि ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो इस जगह पर आप लोग का क्या है, नवेली का कोयला खान। तो इस प्रकार से मैप वाला जो है एक बार लिखिएगा, 5 नाम आप लोग लिख दीजिएगा दर्शा के, तो 5 नंबर मिल जाएगा। हर बार हम बोलते हैं कि आप लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है वो लॉन्ग वाला छोड़ दीजिएगा, एक मैप वाला को पकड़ लीजिएगा जरूर। तो इसी प्रकार ये तीसरा हैशटैग वीडियो खत्म हुआ। अब हम लोग जो है मिलेंगे चौथा और 5वां हैशटैग, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और टॉप 150 क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।